आज महासभा का प्रतिनिधि सम्मेलन है और सामने की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि महासभा प्रतिनिधि सम्मेलन का शायद सबसे पुराना मेंबर मैं ही हूँ। बाकी सारे चेहरे बदलते जा रहे हैं। काफ़ी लोग तो हैं जो पहली बार अध्यक्ष बन के यहाँ पे आए हैं। उनके मन का एक अलग उत्साह है कि मैं अध्यक्ष बना हूँ तो मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ पुराने चेहरे देख रहा हूँ जो ये सोच रहे होंगे कि बाबू अध्यक्ष तो बने हैं, टीको सूक्या ठा पड़सी, नयो नयो लागे अबार। तो दोनों लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। नए अध्यक्ष बनते हैं तो एक जोश भी होता है। इवन हमारे महासभा के अध्यक्ष भी इस बार बने हैं, नए हैं, ऐसे तो बहुत पुराने हैं, पर कार्यकाल नया ही है। जिस भी व्यक्ति का कार्यकाल, अध्यक्षीय कार्यकाल शुरू होता है, उसके मन का एक विचार जरूर होता है कि मेरा कार्यकाल यादगार रहे। मैं अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा करूं जो समाज के लिए उपयोगी हो। मैं कुछ ऐसा करूं जो धर्म संघ के लिए लंबे समय तक यादगार बने। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वे इसे इतना लंबा यादगार बना देते हैं कि लोगों को हटाना पड़ता है कि भाई इतनी भी याद नहीं रख पाएंगे आपको। एक बार का प्रसंग मुझे याद आ रहा है। कोई प्रसंग चल गया तो लोगों के उस क्षेत्र के 3-4 बायोडाटा आए हुए थे। तो एक व्यक्ति के लिखा हुआ था कि उस सभा का 10 साल तक अध्यक्ष रहा है। तो बायोडाटा देखने वालों ने कहा कि वह जरूर से समाज में सर्वमान्य है, प्रतिष्ठित है, तभी लोगों ने उनको इतना अवसर दिया है और उस व्यक्ति का चयन हो गया। बाद में वहाँ के लोग आए और बोले कि इस व्यक्ति का चयन कैसे हुआ? बोले ये तो आपके गांव के ज़्यादा बुजुर्ग और मानीजते हैं क्योंकि 10-10 साल अध्यक्ष रहे हैं। बोले 10 साल का अध्यक्ष रहे, चुनाव ही नहीं कराया, हमें कोर्ट तक जाके इनको हटवाना पड़ा तो 10 साल लग गए। तो इतना भी यादगार ना हो, पर 2 साल का जो समय मिला है वो यादगार कैसे बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यादगार के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारी यादें मधुर रहे, इतनी अच्छी याद हो कि अगला आने वाला अध्यक्ष भी हमें पूछ करके सलाह लेके काम करे। एक जिसे कहते हैं कि हैंडओवर ड्यूटी का इतना स्मूथ होना चाहिए तो आपका कार्यकाल यादगार बन सकता है। यदि आपको अपने कार्यकाल को यादगार बनाना हो तो काफ़ी चीज़ें मैंने पिछले महासभा के प्रतिनिधि सम्मेलन में शेयर की थी कि एक कार्यकाल को यादगार कैसे बनाया जा सकता है। उन चीज़ों को मैं ज़्यादा इस बार रिपीट नहीं करना चाहूँगा, बट इतना याद रखें कि आपके पास में धर्म संघ की सेवा करने का ये एक दुर्लभ अवसर मिला है। जिस समाज में सैकड़ों लोग हैं आपके क्षेत्र में, कोई क्षेत्र में हजारों लोग हैं, उनमें से यदि किसी एक तेरापंथी को चुना गया है और लगभग जगह चुनाव की स्थिति नहीं हुई है, समाज ने मनोनीत किया है, आपको नियुक्त किया है, तो कुछ तो सोच के ही किया होगा। आपकी कुछ तो पुण्याई होगी कि 1000 परिवार में से सिर्फ आपको ही चुना गया। मैंने तो महेंद्र जी से भी कहा था कि 4 लाख तेरापंथियों में यदि गुरुदेव ने महेंद्र जी नाटा का नाम दिया है तो कुछ तो पुण्याई रही होगी तभी दिया है, नहीं तो दूसरे का दे सकते थे, तीसरे का दे सकते थे। योग्य तो समाज में सैकड़ों है, तो कुछ तो सोचा है। और यदि आपका चयन किया गया है इसी प्रकार स्थानीय सभा में भी अध्यक्ष के रूप में, तो आपका दायित्व होता है कि समाज के उस विश्वास पे आप खरा उतरें कि यदि अध्यक्ष बनाया है मतलब आपको एक तरीके से समाज एक परिवार है, उस परिवार का मुखिया बनाया है, उसके योगक्षेम का दायित्व आपको दिया है। आज के मेरा विषय यही है, योगक्षेम, योग और क्षेम। अभी योगक्षेम वर्ष का प्रसंग चल रहा है, तो योगक्षेम 2 शब्दों से बना है।
अप्राप्त को प्राप्त करना योग, जो नहीं है उसे पाना यह है योग, जो है उसको सुरक्षित रखना क्षेम। तो दोनों चीजें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम नए को पाते रहेंगे और क्षेम नहीं करेंगे तो कभी भी संपन्न नहीं बन पाएंगे। ये तो वैसी ही बात हो गई कि पैसा कमा रहे हैं, जेब में रख रहे हैं और जेब फटी हुई है, निकलता जा रहा है। तो क्षेम नहीं है तो कोरा योग कितना भी कर ले वहीं का वहीं रहेंगे। यदि योग करते चले क्षेम नहीं है, और यदि सिर्फ क्षेम ही रखा योग नहीं है, तो एक ठहराव आ जाएगा, कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने यह योगक्षेम वर्ष रखा है साधु साध्वियों के लिए कि नए ज्ञान का अर्जन करो, पुराने संस्कारों को सुरक्षित रखो। तो ये योगक्षेम केवल साधु साध्वियों के लिए ही नहीं, अपितु पूरे समाज के लिए, पूरे धर्म संघ के लिए योगक्षेम करने वाला है। कैसे? हम अलग अलग स्तर पे योगक्षेम की चर्चा करें। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहला योगक्षेम व्यक्ति को स्वयं का करना चाहिए, खुद का योगक्षेम। तो खुद का योगक्षेम कैसे हो कि मेरे भीतर जो संस्कार हैं उन संस्कारों को मैं बनाए रखूं। जैनत्व के संस्कार, धर्म संघ के संस्कार, तेरापंथ के संस्कार, उन संस्कारों को बनाए रखना यह है क्षेम। नए संस्कारों का अर्जन करना, नया ज्ञान करना, वो है योग। योग और क्षेम दोनों चले तो ये हो जाएगा योगक्षेम। हो सकता है आप लोगों में से बहुत से ऐसे हो जो सामायिक करते होंगे। यदि नहीं करते हैं तो बीइंग एज अ अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष जो भी इस कार्यकाल में नए बने हैं मई महीने में, तो 2 साल का संकल्प ही ले ले कि प्रतिदिन सामायिक करने का लक्ष्य रखूंगा। किस लिए? क्योंकि आप जिस संस्था के अध्यक्ष बने हैं उस संस्था का मुख्य दायित्व है लोगों में, श्रावकों में श्रावकत्व का प्रसार। ये उद्देश्य नहीं है कि आपको कार्यक्रम आयोजित करने हैं, आपका मुख्य उद्देश्य है श्रावकत्व की सुरक्षा। तो खुद के भीतर नहीं होगी और लोगों के लिए आप सभा आपके द्वार में जाएंगे और पूछेंगे कि आपकी धार्मिक गतिविधि ठीक चलती है, सामायिक होता है क्या, घर में बच्चे ज्ञानशाला जाते हैं क्या, और उनमें से किसी ने पलट करके आपको पूछ लिया भाई साहब आपका क्या खबर, तो गड़बड़ा ना जाए। तो कम से कम 2 साल की तो संकल्प ही कर लें, अभ्यास डाल लें, और 2 साल बाद तो आपकी आदत हो जाएगी। तो खुद का योगक्षेम करना, खुद के संस्कारों का योगक्षेम करना, खुद के भीतर में अध्यात्म का योगक्षेम करना, खुद के ज्ञान का योगक्षेम करना, ये आप लोगों का पहला कर्तव्य है। अध्यक्ष बने हैं तो अपने क्षेत्र में 2-3 विषयों का ध्यान रखें। नंबर 1, यदि साधु साध्वियों का जब भी प्रवास हो और आपकी अनुकूलता हो तो दर्शन करने के लिए प्रतिदिन जरूर जाएं। बहुत से तो छोटे गांव हैं जहाँ पे जाना बहुत आसान है। शहरों में यदि ये समस्या हो तो नियम कर लें कि अपने आसपास यदि इतनी परिधि में साधु साध्वियाँ होंगी तो चाहे सुबह, चाहे दोपहर, चाहे ऑफिस से आते समय, चाहे ऑफिस जाते समय किसी न किसी चारित्र आत्मा के दर्शन जरूर करूँगा। हमारे अनेक परिवार ऐसे भी थे जिनके लोगों का ये संकल्प था। दिल्ली के हमारे हरियाणा के श्रावक थे लखीराम जी, उनके बेटे अभी सुशील जी बहुत लंबी सेवा किया करते हैं। उनके पिताजी और बाबा जी या चाचा जी जो भी थे, दोनों का संकल्प था यदि दिल्ली में साधु साध्वियाँ कहीं भी है तो उनके दर्शन किए बिना शायद नाश्ता नहीं करना या मुंह में पानी नहीं लेना। तो दोपहर में बस बदलते बदलते कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, 1-1 बजे तक भी हो जाते, नाश्ता नहीं करते, पहले दर्शन उसके बाद ही बाकी कुछ करना। मैं कहता हूँ शायद इतना तो आप लोग ना कर पाए, पर अपने गांव में रहते हैं तो कम से कम सुबह नहीं तो शाम ऑफिस जाते या आते, प्रवचन में या इसके सिवाय चारित्र आत्माओं के दर्शन करने अवश्य जाएं।
दूसरा, प्रवचन में अवश्य जाएं। अपना जो भी कार्यक्रम है उसमें ये फिक्स कर लें कि आपको प्रवचन में जाना है। प्रवचन में यदि प्रतिदिन न जा सके तो कम से कम संडे सैटरडे तो अवश्य जाएं। इसके आपको कई लाभ होंगे। पहला लाभ तो ये होगा कि प्रवचन श्रवण होगा, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। दूसरा लाभ, प्रवचन के बाद सब श्रावक श्राविकाओं से आपका मिलना जुलना हो सकेगा। तो वो एक ऐसा अच्छा मीटिंग पॉइंट है जहां पे रह करके आप पूरे समाज के सुख दुख को जान सकते हो। सभा के अध्यक्ष होने का मतलब है कि वो हर परिवार का एक तरीके से मुखिया है। उस सभा के अध्यक्ष के पास कोई भी कभी भी पहुंच सकता है। वो उसे फोन कर सकता है, वो ये भी कह सकता है कि भाई जी मारो बेटो बहुत बीमार है, मैंने बेंगलोर में इलाज कराना है, था को कोई संपर्क है के। उसका हक है कि वो सुबह सुबह आपको फोन करके ये कह सकता है 6 बजे कि मुझे इस काम की जरूरत है। हो सकता है कि आपको वो रात को 11 बजे किसी का फोन आ जाए कि भाई जी जो व्हाट्सएप में न्यूज आया उसमें मेरा नाम छूट गया। तो अध्यक्ष के पास तो सुबह से शाम तक कुछ भी फोन आ सकता है। अध्यक्ष फोन ना उठाए ये नहीं होना चाहिए। महेंद्र जी ने तो एक नया नंबर ही ले लिया, जितनी मुझे जानकारी है, कि कोई भी मुझे फोन कर सकता है। तो बहुत से तेरापंथी व्यक्ति थे जो बोलते कि इनकी ऑफिस में जाना ही नहीं हो सकता, और वो अब हमारे लिए इजी एक्सेसिबल है क्योंकि वो हमारे घर के माइत हो गए। तो हर सभा का अध्यक्ष अपने गांव का जिम्मेदार व्यक्ति है, जो समाज के हर व्यक्ति के सुख में, दुख में, बीमारी में, पारिवारिक समस्या में, व्यावसायिक समस्या में, धार्मिक में, सब में सहयोग देने के लिए, श्रावकत्व को स्थिर रखने के लिए कार्य करता है। तो ये कितना बड़ा दायित्व आप लोगों को दिया गया है समाज के द्वारा। तो इस दायित्व के निर्वहन के लिए सजग रहना जरूरी है। प्रवचन में जाएंगे तो आपको सब लोग वहीं पे मिल जाएंगे और आपको पता चलता रहेगा कि समाज में क्या समस्या है और उस समस्या का कैसे समाधान किया जा सकता है। तो ये हो गया व्यक्तिगत योगक्षेम। उसके ऊपर आऊं तो दूसरा योगक्षेम है पारिवारिक योगक्षेम। हर व्यक्ति अपने परिवार में है, तो परिवार के प्रति आपका दायित्व प्रमुख है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप चाहे सभा संस्था में ना जुड़ें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यदि आपने अपने परिवार को संस्कारी नहीं बनाया तो मुझे जरूर फर्क पड़ता है। सभा संस्थाओं के अध्यक्ष मंत्रियों के बेटे सबसे कम सक्रिय होते हैं। हो जाए तो उनके सौभाग्य की बात है। इसके पीछे मल्टीपल रीजन है। चूंकि आप लोग अभी नए नए अध्यक्ष मंत्री बने हैं, तो इन दोनों तीनों चीजों का ध्यान रखें ताकि आपके घर में ये प्रॉब्लम ना आए। पहली प्रॉब्लम कि वो व्यक्ति खुद 2 साल तक धर्म संघ की सेवा में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसके बाद उसे आनंद आने लगता है। फिर वो 2 साल, 4 साल, 6 साल संस्थाएं बदलती है पर समाज नहीं छूटता। बहुत से चेहरे आपको ऐसे दिखते भी होंगे, मुझे नहीं पता महासभा में कितने हैं, पर यदि जो सभी संस्थाओं में देखेंगे तो वो म्यूजिकल चेयर की तरह होते हैं। कभी युवक परिषद में होते हैं, वहाँ से उनको रिटायर किया तो टीपीएफ में चले जाते हैं, टीपीएफ से रिटायर किया तो अणुव्रत में चले जाएंगे, अणुव्रत से रिटायर हुए तो वहाँ आ जाएंगे, कहीं नहीं तो जीतों में चले जाएंगे, लॉयंस में चले जाएंगे। समाज सेवी समाज सेवा तो करेगा ही करेगा। समस्या ये होती है कि वो हमेशा समाज में रहता है और उसका बच्चा हमेशा दुकान पे रहता है, वो व्यवसाय संभालता है, उसे कभी साधु संतों के संपर्क का मौका ही नहीं मिला और बाद में उसकी रुचि ही नहीं बनती। तो कभी कभी ऐसा भी करें कि बेटा मैं ऑफिस संभाल रहा हूं, तो महाराज के चला जा। तो यदि बेटा महाराज के जाएगा 4 बार 6 बार तो उसे भी आनंद आएगा। दूसरी चीज, यही लोग घर में बैठ करके शाम के समय में समाज की बुराई करते हैं कि समाज में तो राजनीति बहुत है, गंदगी बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है, नाम की भूख है। जो भी समाज की बुराई होगी उसे ड्राइंग रूम में करेंगे और ड्राइंग रूम में उनका बेटा रोज सुनता है। आज वो अंकल के साथ बात कर रहे थे, परसों उसके साथ कर रहे थे, और नहीं तो फोन पे चालू रहते हैं।
तो कभी भी समाज की चर्चा घर के ड्राइंग रूम में ना करें। आपको यदि सभा संस्थाओं के बारे में कोई बात करनी है, घर से बाहर निकल जाएं, सड़क पे जाकर के करें, छत पे जाकर के करें। बट यदि ड्राइंग रूम में आप रोज बोलेंगे कि समाज में राजनीति बहुत है और फिर बच्चे को बोलेंगे कि सभा में एक्टिव हो जाओ, तो वो कैसे होगा? तो हम स्वयं समाज की बुराई करें और फिर बच्चों को चाहें कि वो धर्म के साथ जुड़ जाएं, तो ये हो नहीं सकता। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अपने दृष्टिकोण को बदलें। बुराइयां देखेंगे तो हर जगह बुराई नजर आ जाएगी, और अच्छाई देखेंगे तो आपको ऐसा समाज कहीं मिल ही नहीं सकता जिसमें इतनी अच्छाइयां छिपी हो। तो परिवार का योगक्षेम करना है तो अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं। अपने बच्चों के साथ साधु साधियों के पास जाएं। आप लोग तो चूंकि अध्यक्ष, मंत्री, पदाधिकारी हैं, तो साधु साधियों के पास तो आपका इजी एक्सेस है, लॉन्ज एक्सेस ही नहीं है, तो पूरा ग्रीन कार्ड, वाइल्ड कार्ड एंट्री है। जब मर्जी आप जा सकते हो। महाराज भी एक बार तो उठ के आएंगे, भाई अध्यक्ष जी आए हैं, क्या बात है? पूछ लो कि मुझे मेरे परिवार के साथ सेवा का समय चाहिए। आपको मना तो नहीं करेंगे 100%। अब बच्चों को उस समय पे लेके आए, चाहे अपना ऑफिस स्किप करना पड़े, उनके साथ बैठ के सेवा करवाएं, ताकि बच्चों में वो संस्कार आ सके जो आपके पिताजी ने, जो आपकी माँ ने आपको दिया है। उस परिवार में वो संस्कार एज ए हेरिडिटी ट्रांसफर होना चाहिए। जिस प्रकार से हवेली बच्चों के नाम की जाती है, वैसे ही वो संस्कार भी बच्चों में जाए। ये परिवार का योगक्षेम है। पारिवारिक योगक्षेम जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सभा का योगक्षेम। उससे एक स्टेप और आगे। हर व्यक्ति जो सभा का अध्यक्ष बना है, वो चाहता है कि मेरे कार्यकाल में कुछ अच्छा हो। कोई चाहता है कि भवन नहीं है, भवन बना दूं। कोई चाहता है कि भवन तो है पर भवन में लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट लगा दूं। कोई चाहता है भवन है, एक तल्ला बढ़ा दूं। कोई चाहता है भवन में ये प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर दूं, रिपेयरिंग करा दूं। तो भवन का योगक्षेम तो आपको दिखता है, पर भवन के योगक्षेम के साथ साथ सभा का योगक्षेम भी देखें। सभा का योगक्षेम दो रूप में, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल कंप्लायंसेस, सभा तो है बट आपको किसी को पता ही नहीं कि सभा के पेपर कहाँ हैं। विजय जी चोपड़ा को पूछें, उनको पता है कि कौन सी सभा में पेपर है, नहीं है। एक एक सभा को जाके मार्गदर्शन देते हैं। कभी महेंद्र जी दख जाते हैं, कभी कोई जाता है, और लोग घबराते हैं। महासभा वाले पेपर मांग रहे हैं, कहीं कब्जा नहीं कर लेंगे। अरे किसका कब्जा कर लेंगे? पहला तो आपके घर की संपत्ति नहीं, बाप की बपोती नहीं, उसके बाद ये डर है कि पेपर दे देंगे मतलब कब्जा कर लेंगे। खुद कब्जा करके भले ही बैठ जाओ, पेपर नहीं देना है। दूसरा, कब्जा कैसे कर लेंगे? कोई भी इतनी समझ तो होनी चाहिए कि सोसाइटी एक्ट क्या है, ट्रस्ट एक्ट क्या है। कब्जा करेगी अब सरकार। सरकार ने नॉर्म्स बनाए हैं कि यदि आपके पेपर बेनामी संपत्ति है, यदि आपके प्रोसीजरल मिस्टेक्स हैं, आप लिखा हुआ ही नहीं है कि आप अध्यक्ष हो, कभी सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार के पास जाके चेंज ही नहीं कराया, बैंकों में सिग्नेचर ही चेंज नहीं है और काम किए जा रहे हैं, तो कभी भी सरकार बोलेगी आपको नोटिस दे देगी। तो महासभा ने तो ये सजगता रखी है कि हर सभा के पास जाकर के उनके योगक्षेम का दायित्व लिया है कि आपको कहीं कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें। तो हर सभा के नए अध्यक्ष मंत्री को ये देखना ही चाहिए कि मेरी सभा की कंप्लायंसेस ठीक से है कि नहीं। ऐसा ना हो कि मेरा कार्यकाल यादगार बन जाए कि सभा भवन सरकार ने सीज कर दिया था। दूसरा, ये याद रखें कि आपने जब सभा संभाली थी उस समय सदस्य कितने थे, और ऐसे कितने परिवार हैं जिनका कोई भी रिप्रेजेंट सभा में नहीं है। उनको सदस्य कैसे बनाया जाए? चुनाव से 2 महीने पहले तो आप सदस्यता के लिए घूम लेंगे, उसको मैं नहीं चाहता, वो तो ना घूमे। पर अब जब अध्यक्ष बने हैं तो हर समाज का, हर व्यक्ति का, हर परिवार का सभा में योगदान कैसे हो, जुड़ाव कैसे हो, उसके विषय में जरूर सोचें। ये आपकी सभा का योगक्षेम है कि मैंने जब सभा का दायित्व संभाला था तो 200 सदस्य थे,
अब मेरे कार्यकाल में 300 सदस्य हैं। सदस्य से ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिवार। जैसे महासभा ने प्रतिनिधि सम्मेलन में ये गिनना छोड़ दिया कि कितने प्रतिनिधि आए हैं, 1500 आए हैं, 2000 आए हैं कि 5000 आए हैं, ये मायना नहीं रखता। कितनी सभाएं आई है ये इम्पोर्टेंट है। वैसे ही आपकी सभा में कितने सदस्य हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने घर के मेंबर्स, कितने घरों का प्रतिनिधित्व सभा में है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये आप सभा का योगक्षेम कर सकते हैं, अपनी अपनी सभा का। आप सभा का योगक्षेम कर सकते हैं कि आपकी सभा में क्या क्या गतिविधियां चलती है। अच्छा, ज्ञानशाला तो चल रही है पर अच्छी नहीं चल रही, तो ज्ञानशाला का योगक्षेम करूं। सभा तो है पर हमने कभी उपासक को नहीं बुलाया, तो उपासकों को बुला करके एक नई गतिविधि का योगक्षेम करूं। सभा तो है, भवन भी है, पर यहाँ प्रेक्षा ध्यान की कोई गतिविधि नहीं है, तो धर्म संघ की एक नई गतिविधि प्रेक्षा ध्यान की शुरू करवा करके मैं धर्म संघ के योगक्षेम में सभा का योगक्षेम करूं। तो सभा की जितनी गतिविधियां आप लोगों को दी गई है उन सब गतिविधियों को आयोजित करते रहना, ये हो गया सभा का योगक्षेम। इसी तरीके से सभा से थोड़ा सा और आगे निकले तो समाज में सभी आ गए, चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, उन सभी के योगक्षेम का दायित्व तेरापंथी सभा का है। पूज्य गुरुदेव का फरमाना है कि सभा हमारी प्रतिनिधि संस्था है। केवल साधु साध्वी ही नहीं, समाज का एक छोटे से छोटा कल का जन्मा बच्चा हो या 100 साल का बुजुर्ग हो, उसके सुख दुख में यदि कोई साथ में खड़ा है तो वो तेरापंथी सभा है और होनी ही चाहिए। कभी भी किसी के कोई समस्या आ जाए तो वो सीधे सभा के अध्यक्ष के साथ संपर्क कर सके, और सभा के अध्यक्ष का दायित्व है कि अपनी शक्ति का जो बेस्ट नियोजन कर सके वो साधर्मिक वात्सल्य का परिचय देते हुए उस साधर्मिक बंधु के सुख दुख में सहयोग करने की कोशिश करें। बहुत सी बार कोई व्यक्ति आता है चिंतित होकर के, अपना दुख आपके आगे गाता है और आप उसे कहते हैं चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे चिंता कैसे नहीं करें, आपको तो कोई चिंता नहीं, चिंता तो मुझे है। जो दुख में है बेचारा वो चिंता है, उसको ये मत कहो कि चिंता मत करो, उसको कहो कि मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ये एक लाइन आप बोलोगे तो उसका हौसला बढ़ जाएगा कि भाई जी मारे साथ गया, मैंने कोई चिंता को नहीं। ऐसे कितने तेरापंथी परिवारों को मैं जानता हूं जो समाज के सुख दुख में अध्यक्ष हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं रहता, वो हमेशा खड़े रहते हैं अपने सारे संपर्क का, चाहे आईएएस से हो, आईपीएस से हो, मंत्री से हो, किसी से हो, कोशिश करते हैं कि तेरापंथी व्यक्ति के दुख को मैं दूर कर सकूं, उसकी समस्या को सुलझा सकूं। सैकड़ों तेरापंथियों को मैं जानता हूं जो किसी भी मदद मांगने वाले तेरापंथी व्यक्ति को आर्थिक सहयोग करते हैं बिना अपनी पत्नी या बेटे को बताए भी। कभी ये कोई कागज पे लिखा पढ़ी नहीं है कि मैंने दिया है कि नहीं दिया, दे के भूल गए, क्या समझ के कि मेरा भाई है। इसे कहते हैं साधर्मिक वात्सल्य, ये है सामाजिक योगक्षेम। तो समाज में अनेक समस्याएं भी बढ़ती है, उन सभी समस्याओं पर चिंतन करना सामाजिक योगक्षेम का दायित्व है। 2-3 समस्याओं की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक समस्या जो आप लोगों के सामने भी है, हम लोगों के सामने भी है, वो है अगली पीढ़ी। समाज का हर व्यक्ति चिंतित है कि महाराज अगली पीढ़ी का धर्म संघ के साथ उतना जुड़ाव नहीं है। वैसे मैं इसमें एग्री डिसएग्री दोनों करता हूं कि जुड़ाव तो है, धर्म संघ के साथ है, तभी आज युवक परिषद में 30,000 काले माथे वाले हैं। यहाँ तो बहुत से लोग डाई कराए हुए होंगे, बट उनमें तो ओरिजिनल ब्लैक है अभी। तो 30,000 यदि हैं तो युवक ही हैं, किशोर मंडल है तो युवक ही हैं, तो युवकों का जुड़ाव तो है। बट बहुत से परिवार ऐसे हैं, यदि एज अ ब्रॉड आकलन करूं तो शायद 4 लाख तेरापंथी के आसपास का जो अपना आंकड़ा है, उसमें 1 लाख तेरापंथी तो ऐसे हैं जो हर साल 1 बार 2 बार गुरुदेव के दर्शन करते ही हैं। लाख एक ऐसे होंगे जो शायद हर साल कर लेते हैं, नहीं तो 2 साल में 1 बार किसी न किसी कारण से उनका दर्शन हो जाता है। 1 लाख तेरापंथी लगभग ऐसे होंगे जो 5 साल 10 साल में कभी 1 बार जब इधर आए,
कोई मोरखाना आया, कोई ओसिया जी आया, कोई गांव आया, तो चलो गुरुदेव के भी दर्शन कर लें। ऐसे बिहार, बंगाल, आसाम, नेपाल में काफ़ी तेरापंथी हैं जो शायद 5-10 साल में एक बार आते हैं। तो बहुत से तेरापंथी ऐसे भी हैं जिनका शायद 20-20 साल ही कोई आने का काम ही नहीं पड़ता। कभी दिवाली है, महाराज के दर्शन करने चले गए, संवत्सरी के दिन 10 बजे गए, 12 बजे वापस आ गए, 2 घंटे वाले श्रावक बहुत हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या भी प्रचुर मात्रा में है। और ऐसे युवक हैं, खासतौर से आप लोगों के बेटे जो भी समाज में ज़्यादा एक्टिव, उनके बेटों की चिंता और ज़्यादा है कि उनका धर्म संघ में आना जाना कम है, जिसे हम आज की भाषा में जेन जी कह सकते हैं। अभी जेन जी के नाम से कुछ लोग डरने लग गए। डरने की बात नहीं है। इस जनरेशन को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है संवाद। आप उनके साथ बात करें। उस पीढ़ी के साथ में संपर्क नहीं है क्योंकि संवाद नहीं है। केवल उन्हें हम सिर्फ ये कह दें कि ऐसा करो, सामायिक करो। क्यों? बोले धर्म हुए, वो नहीं करने वाले हैं। सामायिक करो क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी भी करते थे, तो वो नहीं करने वाला है। उसे रीज़न समझाएं लॉजिक के साथ, साइंस के साथ, तो वो बच्चा सामायिक भी करेगा। ऐसे में नई जनरेशन के बच्चों को भी जानता हूँ जो प्रतिदिन सामायिक करते हैं क्योंकि उन्होंने सामायिक के कंसेप्ट को समझा। कलकत्ता का ही सिद्धार्थ भुतोड़िया है जेन नेक्स्ट में, तो मेरे ख्याल से प्रतिदिन सामायिक करता है राजेंद्र बाबू का बेटा, गोपाल बाबू का। कभी कभी तो यदि ट्रिप में फॉरेन जाना है तो 3 बजे उठ के सामायिक कर लेगा, उसके बाद फ्लाइट पकड़ेगा। तो वो तो जनरेशन एकदम नहीं है। और ऐसे एक नहीं सैकड़ों बच्चे हैं। कब? कि जब उनके साथ संवाद स्थापित किया जाए। इस जनरेशन के साथ में संवाद हो। दूसरा, इस जनरेशन को आप काम दें। आप ये तो कहते हैं कि सभा में जुड़ जाओ, वर्किंग कमेटी में भी ले लिया, मीटिंग में आ जाओ, काम कुछ नहीं देंगे। भाषण भी मैं ही दूंगा, प्रोग्राम भी मैं ही डिसाइड करूंगा, न्यूज़ भी मैं ही बनाऊंगा और सारे अरेंजमेंट भी मैं ही करूंगा। तो याद रखें कि आप अध्यक्ष हैं, इवेंट मैनेजर नहीं है। आप इवेंट मैनेजर नहीं है कि शुरू से लेकर सारा काम आपको ही देखना है। आपका दायित्व है कि अपने पूरी टीम में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि हर व्यक्ति के हाथ में कुछ ना कुछ काम है। साल में 12 काम, 15 प्रोग्राम तो होते ही हैं। हर प्रोग्राम के लिए एक उपाध्यक्ष को संयोजक बना दें कि तेरस का प्रोग्राम होगा, इसका संयोजक ये उपाध्यक्ष है। पर्यूषण का प्रोग्राम होगा, इसका उपाध्यक्ष ये संयोजक होगा। और वो ही पूरे दायित्व को संभाले अपनी टीम के साथ, भाषण भी वही दे। तो बोलेंगे महाराज फिर तो अध्यक्ष बने ही क्या वास्ते 2 साल। अध्यक्ष इसलिए बने हैं कि आपके कार्यकाल में नए नए कार्यकर्ता तैयार हो सके। आप जितने लोगों को समाज में आगे बढ़ाएंगे उतने ही लोग आपके कार्यकाल को याद रखेंगे। आज भी कितने ही लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि किशन जी युवक परिषद में आप बीटे मैंने जोड़ा, तो 20 साल पुरानी बात होगी, इनको भी याद नहीं होगा किसको जोड़ा है, पर उनको आज भी याद है। तो लोगों को आप जोड़ें, समाज में काम दें, तो ये नेक्स्ट जनरेशन वाले आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होंगे, क्योंकि आप तो आज भी रजिस्टर में ही एंट्री करते होंगे और ये डिजिटल डेटाबेस वाले लोग हैं। उनको काम सौंपा जाए तो ये जनरेशन ज़्यादा आगे बढ़ सकेगा। इसी प्रकार इस जनरेशन के साथ आप घर में भी संवाद करें, क्योंकि मेरे दोनों लोगों से संपर्क करने का काम पड़ता है, पिता से भी बेटे से भी। तो अधिकांश बेटे जब आपको ये बोलते हो, जो आपकी बिजनेस लाइन है, फैमिली लाइन है, कि पापा मुझे कपड़े में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कपड़े के काम में मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, उसका अर्थ ये कतई नहीं है कि उसको कपड़े में इंटरेस्ट नहीं है। उसका अर्थ ये है कि पापा आपके साथ काम नहीं कर सकता, आप दिन भर मुझे टोकते रहते हो। बट वो उसका बोलने का पोलाइट तरीका है। वो ये तो बोल नहीं सकता अपने बाप को कि आपके साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो कपड़े में बैठा कोई ऑर्डर भी करता है तो बाप बोलता है ऐसे नहीं, रुक मैं बताता हूँ कैसे करना है, मैं ज़्यादा जानता हूँ। अभी हो सकता है आप ज़्यादा जानते होंगे, आपने अनुभव से अपने बाल को सफ़ेद किया है, तो उसने भी तो कुछ पढ़ाई करके कुछ सीखा होगा। तो उसे गलती करने का मौका दे, सभा संस्थाओं में काम करे और आप ही आके हर समय उसे गाइड करते रहें, तो वो सीखेगा कब?
सीखेगा, गलती करेगा, गलती करे तो उसे वापस सिखाएं। ये ना बोले कि मैं तो तने पहले ही की हो। हम ये और ऊपर से लगाते हैं, मौका ढूंढते हैं कि बेटा कब तो गलती करे और कब उसको मैं टोकूं कि देख मैं तेरे को पहले ही बोला था। तो ये आदतें बदल दें। इन आदतों के साथ ना तो परिवार का भला होगा और ना ही समाज का भला होगा। हमें संवाद की शैली को अपनाना चाहिए, उनके साथ बातचीत करें, उन्हें मौका दें, अवसर दें, अपॉर्चुनिटी दें, तो वो जनरेशन आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है और धर्म संघ के लिए बहुत उपयोगी जनरेशन हो सकती है। कार्यकाल तब यादगार होता है जब आपके कार्यकाल में सैकड़ों नए कार्यकर्ता तैयार हो जाएं जो क्षेत्र के हर काम को संभाल सके। तो ये आप लोगों के सामाजिक योगक्षेम का दायित्व है। दूसरा सामाजिक योगक्षेम की एक बड़ी समस्या आ रही है, वो हो रही है समाज में शादी। जिनके घर में बेटे बेटी हैं उनकी इतनी चिंता है, वो सोच नहीं पाते कि मैं मेरे बेटे बेटी की शादी कैसे करूं, किससे करूं, और उन्हें कोई दिशा दिख नहीं रहा। दूसरी तरफ समाज का व्यक्ति जिसका बेटा हो या बेटी हो अपना बायोडेटा देना नहीं चाहता। महासभा वालों ने बायोडेटा कलेक्शन का काम किया तो कोई अपना बायोडेटा नहीं देना चाहता। इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि समाज में एक स्टिग्मा बना रखा है कि जिसका बायोडेटा है मतलब ब्याह को नहीं हुए, ब्याह को नहीं हुए जकरो विज्ञापन छपे, ब्याह को नहीं हुए उसका बायोडेटा दिया जाता है। ये यदि मानसिकता रही तो आप कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। फिर आपकी बहू भी दूसरी आएगी और बेटी भी दूसरी जगह ही जाएगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। समाज को इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। महासभा ने और आगे बढ़ते हुए मनसुख जी ने गुरुदेव से रिक्वेस्ट की, कल्याण परिषद में चिंतन चला, पारिवारिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया, तो कोई आने को तैयार नहीं, क्योंकि जैसे ही चले जाए तो बाजार में बात हो जाएगी रोब्या को नहीं हुए। तो यदि ऐसी समस्या रहेगी तो समाज आगे बढ़ेगा कब? चिंता करते रहे, इसका समाधान नहीं है। हम लोगों को पूछेंगे तो हम तो सीधा ही बोलेंगे भाई दीक्षा ले लो, सबसे बढ़िया, हमें तो 1000 चाहिए। जितने इतने आ भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा है आपके बच्चे पढ़े लिखे आएंगे तो और धर्म संघ का विकास करेंगे, क्योंकि हमारा तो ये दायित्व नहीं है, ये तो नितांत सामाजिक काम है। पर यदि समाज के लोग भी इस पे ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? तो समाज के लिए ये एक चिंतनीय प्रश्न है कि समाज में जितनी सामाजिक समस्याएं भी हो उनका चिंतन समाज करे, सभा के लेवल पे होना चाहिए। मीटिंग करें, चिंतन करें और ये समझ लें कि ये 2 साल का कार्यकाल पूरा आपका बड़ा परिवार है। किसी भी परिवार में सुख दुख है तो उसको संभालना आपका दायित्व है। शादी हो गई तो उसके बाद में 3 महीने बाद तलाक है, 6 महीने बाद तलाक है, 2 साल बाद तलाक है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि माँ बाप बेटी को भी कह के भेजते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, हम बैठे हैं और ये तुम्हारा रूम है। पहले तो घर में बेटी का कमरा नहीं हुआ करता था, बेटी मेहमान होती थी। अब हर घर में बेटी का एक कमरा रिजर्व है, जब मर्जी आ सकती है। तो जब आ ही सकती है तो वो आ ही जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि बेटी को स्थान ना दो, पर बेटी को जमने तो दो। कनक श्री जी मास्टर जी ने एक कहानी सुनाई थी अभी कुछ दिन पूर्व ही, कि एक बेटी का मन अपने ससुराल से उखड़ गया तो आई उसने अपने किसी परिवार वालों से कहा, तो उसे पूछा गया कि तुमने कभी जामन दिया है क्या, दही जमाई क्या घर में? बोले हाँ। बोले दही जमाते हो कैसे? बोला थोड़ा सा दही जामन डाल देते हैं तो दही जम जाती है। तो बोले क्या कि 15-15 मिनट 10-10 मिनट से उसमें अंगुली करके देखते हो क्या कि दही जमी कि नहीं जमी? बोले नहीं। तो फिर बेटी को क्यों देखते हो? बेटी थारे कोई तकलीफ तो को नहीं, बेटी थारे कोई तकलीफ तो को नहीं। तो जामन जमेगा कैसे? आप जमने ही नहीं दे रहे हो। तो यदि जमने ही नहीं देंगे तो बेटी जमेगी कैसे? और बेटी घर में आई तो बाप परेशान, बेटी नहीं जमी तो परेशान। फिर भी मम्मी का तो रोज फोन जाएगा ही जाएगा, क्या खाया, क्या नहीं किया, सासू जी ने क्या बोला, नहीं बोला। तो हमारे जितनी ज्ञानशाला जरूरी है, मुझे लगता है कि परिवारशाला भी एक होनी चाहिए सभा के लेवल पे एक कार्यक्रम, जिसमें परिवारों को बुला करके प्रशिक्षण दिया जाए
कि कैसे तो अपने बेटों को रखो, कैसे अपनी बेटियों को रखो। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रकल्प चला रहा है कुटुंब प्रबोधन, और कुटुंब प्रबोधन के रविंद्र जी जोशी संयोजक हैं अखिल भारतीय, और उनके सह पदाधिकारी हैं मनसुख जी सेठिया अखिल भारतीय। तो क्यों नहीं इनको महासभा में अखिल भारतीय संयोजक बनाया जाए कि भाई पहले घर के कुटुंब का प्रबोधन तो कर लो। आप मराठी, उड़िया, बंगाली, मद्रासी, गुजराती, मारवाड़ी सब घरों में जाके उनको कुटुंब को संस्कार दोगे, तो क्यों नहीं घर में भी आप कुटुंब प्रबोधन का दायित्व संभालो और उन्हें वो सिखाओ कि अपने घर को कैसे व्यवस्थित संस्कारी रखा जाना चाहिए। ज्ञानशाला जितनी इंपॉर्टेंट है आगे पीढ़ी के संस्कार के लिए, परिवारशाला का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है। और यदि तलाक हो भी जाता है, बेटी घर आ जाती है, बेटी घर आती है, तलाक नहीं होता। यह समाज की नई समस्या है। घर आएगी, तलाक नहीं होगा। बोले मेरी तो शादी नहीं हुई, उसकी जिंदगी खराब करके छोड़ूंगी, तलाक नहीं दूंगी। और तलाक देना है तो पहले उस पर केस करूंगी 25, डावरी का केस, वो केस, क्योंकि वकील से ही राय लेते हैं और वकील कभी नहीं चाहता कि इनका मामला सलट जाए। और वकील नहीं चाहता इसलिए सारे तो इल्जाम लगा देते हैं। सॉरी, मैं विजय जी के लिए नहीं बोल रहा हूं, कोई अन्यथा ना लें। एज अ जनरल कोई वो अभी बिना मतलब वो कर दे, क्या नाम आप लोगों के कुछ करते हैं ना, शोकॉज नोटिस, मानहानि का दावा, आजकल वो भी बहुत चलता है ना, इसलिए तो वकील की बात नहीं, कोई भी हो तो वो उसे यही राय देता है कि ये धाराएं हैं, सारी बेटी के फेवर में है, आप तो केस कर दो, ये धाराएं और लगा दो, अपने आप लाइन पे आएगा। तो लाइन पे लाने के चक्कर में कहीं हम झूठा केस तो नहीं कर रहे। लाइन पे लाने के चक्कर में कहीं मेरी आत्मा तो लाइन पे नहीं आ जाएगी कि किसी पे झूठा आरोप लगाया, कर्मों का तो हिसाब होगा और वहां कोई वकील मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए ऐसी कोई नौबत ना आए, नहीं जमा कोई बात नहीं, समाज के लोगों को बिठाएं, आपस में बातचीत कराएं, उसे वापस जमाएं। न जम सके तो प्रेम से कम सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाज इस विषय में ध्यान दे। तो ये ऐसी सामाजिक समस्याएं अनेक हैं जिनके ऊपर परिवार के संस्कार यदि डेवलप किए जाए, परिवारशाला की तरह जो भी इसका नाम दिया जाए प्रकल्प का, महासभा सोचें, विश्रुत मुनि सोचें, गुरुदेव से मार्गदर्शन लें कि किस प्रकार सब में वो संस्कार आए कि समरस परिवार हो। पूज्य गुरुदेव फरमाते थे कि सप्ताह में एक दिन परिवार की गोष्ठी होनी चाहिए, जिसमें पूरे परिवार के लोग साथ में बैठ के अर्घ्य वंदना करें, डिस्कस करें, धार्मिक चर्चा करें, परिवार के विषय में चर्चा करें, तो ये होना चाहिए। इसी प्रकार परिवार में कब संयुक्त परिवार को विलग होना चाहिए उसका प्रशिक्षण होना चाहिए, ताकि हमारा सामाजिक योगक्षेम भी व्यवस्थित हो सके। तो व्यक्तिगत योगक्षेम हो, पारिवारिक योगक्षेम हो, सभा का योगक्षेम हो, सामाजिक योगक्षेम हो, इतना भी यदि आप कर लेंगे तो संघ का योगक्षेम तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि पूरा संघ आप लोगों से ही बना है। 4 ही हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। तो साधु साध्वियों का योगक्षेम तो पूज्य गुरुदेव दिन रात अहरनिश मेहनत करके करवाते ही हैं। श्रावक श्राविकाओं के आध्यात्मिक योगक्षेम में भी पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन, साधु साध्वियों का हर समय गाइडेंस, सहयोग मिलता ही है। बाकी जो सभा और सामाजिक पारिवारिक के जो 2-3 छूट जाते हैं, उस विषय में महासभा यदि ध्यान दे तो चतुर्विध धर्म संघ का 360 डिग्री योगक्षेम हो सकेगा। और धर्म संघ का यदि योगक्षेम हो तो अनेक चीज़ें ठीक हो जाएगी। मैं हर साल यहाँ से बोलता रहता हूँ और कभी कभी लोगों का कमेंट आता है कि महाराज आपने बहुत अच्छा कहा। भाई बहुत अच्छा तो कहा, उसका असर क्या हुआ? असर भी बताओ। ऐसा नहीं होता कि असर नहीं होता। पिछली बार जैसे मैंने सभा के प्रतिनिधि सम्मेलन में कहा था कि गर्मी में भी कोट पहन के आ जाते हैं। उसके बाद कई सारे संघ आए जिन्होंने सिर्फ दुपट्टा ही रखा था और आके खोज के मुझे जरूर बता के गए, देखो महाराज हम सिर्फ दुपट्टा ओढ़ के आए। मैं कहा बहुत बढ़िया किया भाई, अच्छा किया, साधुवाद। संयम का, सादगी का परिचय दिया। एक बार कभी शायद मैंने कह दिया था कि सभा के जो भवन होते हैं उनके किराए इतने ज़्यादा होते हैं कि जिन्होंने बनाया उनकी शादियां तो गोवा, फुकेट, कहीं रिसोर्ट में होगा। जो समाज के लोग हैं वो ले ही नहीं पाते, तो फायदा क्या है?
तो उसे लेकर के कई सभाओं ने तेरापंथियों के लिए उसे बहुत ही कम रियायत पे 50% डिस्काउंट पे अलग किया था। आज ही एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ नागपुर सभा का। उन्होंने कहा कि महासभा में दिया गया एक उद्बोधन सुना था, उसमें आपने कहा था कि तेरापंथ भवन समाज के लिए बनते हैं, उनके किराए इतने ज़्यादा हैं कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी के अनुसार तेरापंथ नागपुर में भवन में 22 कमरे वातानुकूलित हैं, 3 हॉल है, पार्किंग है और समाज के लिए हमने किराया सिर्फ 11,000 रुपया रखा है। तो सभा सुनती है, कोई सुनाने वाला चाहिए। तो आप लोग यदि जा करके अपने संगठन यात्रा में भी प्रेरणा देंगे कि भाई समाज के लिए बना हुआ धर्म संघ है, सभा है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के योगक्षेम का दायित्व सभा का है, तो सभा सर्वांगीण योगक्षेम के लिए जिम्मेदार है। खुद का योगक्षेम करें, अध्यात्म का योगक्षेम करें, संस्कारों का योगक्षेम करें, परिवारों का योगक्षेम करें, ये सोचें कि और नए परिवार कैसे जुड़ सकते हैं। खासतौर से जो बड़ी सभाएं हैं, पर्टिकुलर उन लोगों से कहना चाहूँगा, कलकत्ता सभा या कलकत्ता के जितने भी सभा अध्यक्ष, मंत्री, पदाधिकारी आए हों, छोटी छोटी सभा के ही हों, बेंगलोर, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, जोधपुर, मुंबई, इस तरीके की जितनी सभाएं हैं, वहाँ पे 2-3 तरह के लोग रहते हैं। एक लोग वो हैं जो हमेशा महाराज के आते हैं, दूसरे लोग वो हैं जो सिर्फ संवत्सरी और दिवाली को ही आते हैं, उनकी संख्या हजारों में है। उन लोगों के घरों तक जाना उस सभा का पहला दायित्व है। उन घरों में निकल जाए जो पुराने परिवार हैं। जोधपुर में कोई है तो वो ये संभाले कि भंडारी मेहता सिंह जी कहाँ गए, उनके बेटे पोते कहाँ रहते हैं, उनका धर्म संघ से जुड़ाव है या नहीं। और ख़ास तौर से इन सभी एरिया में जितने थली के परिवार हैं, उन लोगों के लिए मेरा स्पेशली कहना है, मेवाड़ मारवाड़ तो अभी भी बहुत बचा हुआ है, पर थली के बहुत से परिवार ऐसे हैं। हम बेंगलोर में थे, पूज्य गुरुदेव का प्रवास था, जिन लोगों का चेहरा कभी नहीं देखा, उन लोगों को हमने देखा था जब संवत्सरी के बाद थली वालों का एक खमत खामना का प्रोग्राम था, तो सैकड़ों बच्चे दिखे। मैंने कहा अच्छा ये भी बेंगलोर में रहते हैं क्या, पता ही नहीं। तो ऐसे जो परिवार हैं, उनमें सभा के अध्यक्ष, मंत्री टोली बना करके निकले, ये आप लोगों का यदि दायित्व है और ऐसा कर पाएंगे तो ये कार्यकाल आप लोगों के लिए यादगार होगा। अपने अपने क्षेत्रों की लिस्ट बनाएं कि कौन सा परिवार कम जुड़ा हुआ है, उन तक पहुँचे, उनको जोड़ें, उनको एक्टिवेट करें, धर्म संघ के योगक्षेम में अपना योगदान दें। घड़ी की सुई 1 मिनट आगे बढ़ चुकी है। ओम।